नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों के बारे में। यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि पिछले परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और आगामी परीक्षा में क्या प्रश्न आने की संभावना है। आरबीआई के कार्य के अंतर्गत देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के अनेक कार्य होते हैं, जिनमें से सबसे पहला कार्य आपका है करेंसी जारी करना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाए कि जो 1 रुपए का नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है या 1 रुपए का नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अब देखिए आरबीआई जो है वो 1 रुपए के नोट के अलावा, यानी कि 1 रुपए का नोट जो है वो आरबीआई की तरह नहीं छापा जाता है। बाकी जितने भी नोट हो, चाहे वो 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100, 200, 500 और 2000, ठीक है, ये सभी जो नोट हैं वो आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। वहीं पर जो आपका 1 रुपए का नोट है, जो 1 रुपए का नोट है, भारत के अंतर्गत वित्त मंत्रालय जो आता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है और इस पर गवर्नर की जगह वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। जैसे कि अगर आप 5 या 10,000, 2000 का, अगर 1000 तो है बंदी हो गया, अगर 2000 के नोट पे देखें या जो भी है 1 रुपए के अलावा, उन सभी नोटों पर जो आरबीआई का गवर्नर है वो आपके सिग्नेचर करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास नोट छापने का एकाधिकार है। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा कोई भी संस्था भारत में नोट नहीं छाप सकती है। आरबीआई केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों को छापती है। वहीं पर 1 रुपए के नोटों को छापने का कार्य वित्त मंत्रालय का होता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा कितने प्रकार के नोटों को जारी किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए 1 रुपए का तो हटा ही दो, 2 रुपए का भी नोट छापती है, 5 रुपए का भी छापती है, 10 रुपए का भी छापती है, फिर 20 रुपए का आया, 50 का आया, उसके बाद में 100 का आया, 200 का, उसके बाद में 500 का और उसके बाद में आपका 2000 का। तो कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल 9 प्रकार के नोटों को आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। वहीं पर जो भारत का वित्त मंत्रालय है वो 1 रुपए का जो है वो नोट जारी करता है। ये आप विशेष रूप से याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे कार्य की तरफ, बैंकों का बैंक। जैसे भारत की आम जनता के लिए कई अन्य सारे बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं, जैसे कि हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंकें जो हैं वो मुख्य रूप से भारत की जनता के लिए काम करते हैं। वहीं पर इन सभी बैंकों के लिए बैंक का काम कौन करता है, वो करती है आपकी आरबीआई। तो देखते हैं बैंकों का बैंक के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। देश के अन्य कमर्शियल बैंक जिस प्रकार से अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार जो आरबीआई बैंकों के लिए कार्य करता है। जिस भी बैंकों को पैसे की जरूरत होती है उसे भारतीय रिजर्व बैंक लोन देता है। अगला कार्य है विदेशी मुद्रा के भंडार को सुरक्षित रखना। अब इसके अंतर्गत क्या है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षा का दायित्व भी आरबीआई के अंतर्गत है और आरबीआई विदेशी मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है। अब इसमें किस तरीके से खरीदेगा, यानी कि कब खरीदेगा और कब बेचेगा। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तब क्या करेगी आरबीआई, विदेशी मुद्रा को बेच करके उसकी आपूर्ति को पूरा करता है। वहीं पर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, यानी कि अगर करेंसी बढ़ गई तो क्या होगा, आरबीआई उस करेंसी को खरीद लेगी और जो मुद्रा विनिमय है उसकी स्थिरता को बनाए रखेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सरकार का बैंक, यानी कि सरकार काम कर रही तो उसका जो लेखा जोखा है, पैसे का लेखा जोखा या पैसा का लेन देन, वो कौन करेगा, वो आरबीआई ही करता है। तो इसके अंतर्गत क्या दें, आरबीआई भारत सरकार के लिए बैंक का कार्य करता है। जब सरकार को अपने कार्यों की पूर्ति के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो आरबीआई सरकार को लोन देता है और भारत सरकार का एजेंट बनकर सरकार की ओर से पेमेंट भी करता है। इसका ये मतलब है, मान लीजिए भारत सरकार ने किसी विदेशी सरकार से, मान लीजिए भारत ने क्या किया, सिंगापुर के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन किया कि भाई आपके यहाँ से कुछ ऐसी वस्तुएं आएंगी जो हमारे यहाँ ज़रूरत है, तो उसका पेमेंट कौन करता है, उसका पेमेंट आरबीआई के द्वारा ही किया जाए। यानी कि सिंगापुर के लिए विश्व में किसी भी देश के साथ अगर व्यापार होता है, उसमें पैसे का लेन देन होगा, तो पेमेंट अथॉरिटी कौन सी है, वो आपकी आरबीआई है। ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं।
ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके लिए हम यहाँ पे उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें कि आरबीआई भारत के अतिरिक्त 2 अन्य बैंकों के लिए भी केंद्रीय बैंकों का कार्य कर चुका है, जैसे कि 1947 में म्यांमार के लिए और 1948 में पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं किए गए हैं, ठीक है। अगर उनमें से एक ऑप्शन आपका हो कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में, तो आप जायज़ सी बात है उसको टिक मार के आओगे कि ये तो नहीं किया होगा, हमारा जो है दुश्मन देश है। लेकिन जब नया नया देश बना था पाकिस्तान, यानी कि 47 में बंटवारे के बाद में, तो वहाँ का जो एक तरीके से विनिमय था, यानी कि मुद्रा का देख रेख करने के लिए कोई केंद्रीय बैंक नहीं थी। तो भारतीय वैसे भी एक तरीके से बहुत दयालु होते हैं, तो भारत सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, कुछ समय के लिए आप वहाँ की स्थिति को संभाल लीजिए। तो कुछ महीनों के लिए 1948 में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के लिए भी आरबीआई ने कार्य किया था, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इसके पहले गवर्नर के रूप में देखें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ और केजी अवेंगौकर आरबीआई के इन दोनों गवर्नर को कभी नोट के सिग्नेचर करने के अवसर नहीं मिला। और सबसे पहले गवर्नर भी आपके ऑसबॉर्न स्मिथ भी थे, और उन्होंने किसी भी नोट पे सिग्नेचर नहीं किया। और दूसरे कौन से थे, और आपके केजी अवेंगौकर। वहीं पर आरबीआई के एक प्रतीक के रूप में देखेंगे तो आरबीआई का एक तरीके से लोगो है वो आपका ताड़ का पेड़ और बाघ है। साथ में भारतीय रिजर्व बैंक का जो पुराना नाम था वो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये भी आप यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रमुख कार्य थे हमारे आरबीआई के